Welcome to our channel Easy as a Point। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे कि शब्द देखेंगे। तो जो पहेली और भोजू हैं वो समर वेकेशन के लिए अपने अंकल के गांव गए थे, तो उन्होंने खुरपी और शॉवल, प्लो ये सब देखा और ये सब फील्ड में यूज़ होता था। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको खाना चाहिए होता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, और प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना खाना? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। और एनिमल्स जो हैं अपना खाना वो किससे लेते हैं? एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो अपना खाना पेड़ों से लेते हैं। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि एनर्जी जो है वो हम लोगों को खाना खाने से मिलती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब की हेल्प से हमारी बॉडी में जो है खाना पचता है और हमें एनर्जी मिलती है। और हम लोग अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं या फिर दोनों से लेते हैं। ठीक है, अब आगे है, अगर हम लोगों को खाना इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हमें खाना खिलाना है तो हम लोगों को रेगुलरली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा, यानी कि खेती करनी पड़ेगी, उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक जगह खेती हो गई, फिर वो वहाँ पहुँचे जहाँ से उसको बेचा जा सकता है, और फिर जहाँ से बेचा जा सकता है वहाँ से और जगह जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाया जाए। तो ये सारे के सारे स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन, फिर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखिए, आज से 10,000 साल पहले लोग नोमैडिक थे, मतलब घुमंतू लोग थे। वो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे खाने की तलाश में। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कच्चे फल और सब्जियां खाना शुरू करा। वो जानवर्स की मतलब एनिमल्स की हंटिंग करते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने चावल उगाना सीख लिया। हम लोगों ने हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें क्लास 6 में तब हमने पढ़ा था। ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई जब से हम लोगों ने राइस, वीट और दूसरी क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। तो भाई क्रॉप क्या होती है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, एक ही तरीके के कोई भी प्लांट हो गया, जब वो बहुत ही लंबे, बहुत ही सारे एरिया में उगाया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट क्रॉप, क्योंकि पूरे के पूरे खेत में गेहूं की ही फसल लगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप ऑफ वीट है ना, वीट को ही पूरे के पूरे खेत में उगाया जाता है। आप लोगों को पता है कि क्रॉप्स जैसे कि अलग अलग टाइप के जो है क्रॉप्स होते हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। सीरियल्स मतलब जो आपके रोटी चावल वगैरह है ना, और आपके वेजिटेबल सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये अलग अलग सीजन्स में आते हैं। इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा देश है, हमें पता है सबको। यहाँ पे अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं। जो टेम्परेचर है, जैसे आप पहाड़ों में चले जाइए कितनी ठंड होती है, और डेजर्ट में चली जाइए कितनी गर्मी होती है। तो अलग अलग तरीके का टेम्परेचर मिलता है यहाँ। और ह्यूमिडिटी होता है, हवा में नमी, हवा में नमी भी अलग अलग प्रकार की होती है। रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स जो हैं अलग अलग पार्ट में देश के उगती हैं। और डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाइड, मतलब बहुत तरीके की क्रॉप्स जो है देश में उगती है। फिर भी हम लोगों ने 2 अलग तरीके की क्रॉप्स आइडेंटिफाई करी हैं, एक है खरीफ क्रॉप और एक है रबी क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास, 11th, 12th, मतलब चलता ही रहेगा ये। तो खरीफ कौन सी क्रॉप होती है? खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो हम लोग बारिश के सीज़न में उगा सकते हैं। कब उगाते हैं? जून से सितंबर के टाइम में उगाते हैं। और इसके एग्जाम्पल पेडी, पेडी का मतलब होता है राइस। ठीक है, राइस या फिर आप चावल बोल लीजिए। तो खारिफ क्रॉप का एग्जांपल है पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी की सारी खारिफ क्रॉप है। आपको क्या याद रखना है? आपको कोई सी भी 2 क्रॉप्स के नाम याद कर लीजिए। और कब ये होते हैं? जून से सितंबर के टाइम में होते हैं। और उस समय सीज़न क्या होता है? उस समय रेनी सीज़न होता है इंडिया में। राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? विंटर में होती हैं। जो खारिफ क्रॉप्स थी वो तो रेनी सीज़न में होती थी, और खारिफ क्रॉप होती हैं विंटर सीज़न में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप लोगों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ठीक है। तो ये खरीफ क्रॉप हो गई। और राबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में होती है, अक्टूबर से मार्च के महीने में जो होती है वो राबी क्रॉप होती है। एग्जाम्पल के लिए आपकी जो वीट, गेहूं हो गया, पी हो गई, मटर हो गई, ग्राम, मस्टर्ड है ना, ये सारे के सारे होते हैं। और इनके अलावा काफ़ी सारी दालें भी होती हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं जो समर के टाइम पे उगाई जाती हैं। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन किस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से फसल उगाई जाती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब होता है फसल उगाना। इसमें काफ़ी सारे जो स्टेप्स होते हैं फार्मर उनको करते हैं अलग अलग टाइम पे।
ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप जैसे घर में भी पौधे वगैरह लगाते हैं, है ना, तो अब जो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ना, ये सारी की सारी क्या है प्रैक्टिसेस, इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और यही अब आगे पूरे के पूरे यही सारे के सारे जो 7 पॉइंट्स है ना, इसको ही हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल प्रिपेयर होती है, फिर सोइंग और सारा का सारा इसमें देखते हैं। तो पहला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन बनाना सॉइल को, ये क्या होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस का, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है प्रिपरेशन सॉइल में। हम लोग क्या करते हैं, इन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट, मतलब जो ऊपर नीचे करा जाता है सॉइल को किसी चीज़ की हेल्प से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फसल की जड़ें होती हैं वो पेनिट्रेट डीप कर जाती है, मतलब काफ़ी अंदर तक वो ज़मीन के चली जाती हैं, मिट्टी के काफ़ी अंदर तक वो चली जाती हैं अगर हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ऊपर नीचे सॉइल को पलटते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉइल लूज़ हो जाती है और उसकी जो रूट्स है ना उसको सांस लेने में आसानी होती है, आसानी से वो सांस ले लेती हैं और नीचे ज़मीन में अच्छे से चली जाती हैं। अब ये लूजरिंग ऑफ सॉइल जो है, इससे वो सांस लेने में किस तरीके से हेल्प मिलती है। अब लूजरिंग ऑफ सॉइल करने से क्या होता है ना, जो अर्थवर्म है, आपने सॉइल लूज कर दी तो अर्थवर्म आराम से जो है ज़मीन में पनपने लगेंगे और दूसरे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल के लिए मतलब हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। और ये जो अर्थवर्म होते हैं ना, ये और फर्दर लूज़ करने में हेल्प करते हैं और ह्यूमस मतलब एक तरीके से खाद भी प्रोवाइड करते हैं हमारी ज़मीन को और उससे हमारी क्रॉप को, ठीक है। फिर जो सॉइल में काफ़ी, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सॉइल में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। और हमने डेड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि जब वो डिकम्पोज का मतलब होता है जब वो सड़ जाते हैं, वो सॉइल में मिल जाते हैं और उनमें खुद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मरने के बाद, सड़ने के बाद वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल को पहुंचा देते हैं और इससे जो है प्लांट वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स, जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, वही प्लांट ग्रोथ उसमें सपोर्ट हो सकती है और मिनरल्स तो सॉइल में नीचे भी होते हैं, तो इसलिए तो हम लोग सॉइल को उल्टा पुल्टा करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ताकि जो नीचे वाली सॉइल है ना वो ऊपर की तरफ आ जाए। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। तो न्यूट्रिएंट रिच मतलब जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स, अच्छी चीज़ें होती है ना, वो टॉप पे लाने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग लूजनिंग सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप का। और ये जो लूजनिंग और टर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम टिलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टर्निंग लूजनिंग का प्रोसेस होता है इसको हम लोग टिलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा, देखिए हम लोगों ने सॉइल प्रिपरेशन में देखा कि सॉइल को लूज़ किया जाता है। सॉइल को लूज़ कैसे किया जाता है, उसको टर्न करके, है ना, उसको टर्न किया जाता है। ताकि टर्न क्यों किया जाता है, ताकि जो फसल है वो काफ़ी लंबी अपनी जो है रूट्स नीचे तक पहुंचा ले। नीचे तक क्यों पहुंचा ले, ताकि उसमें माइक्रोब्स और अर्थवर्म ग्रो हो पाए। अर्थवर्म ग्रो होते हैं तो उसको सॉइल और लूज होती है, ह्यूमस प्रोवाइड होता है, ह्यूमस से उसको काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं। और फिर हम लूजनिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऊपर वाले फसल सिर्फ ऊपर की लेयर में मिट्टी की उग सकती है, बट न्यूट्रिएंट्स तो नीचे भी होते हैं, तो नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाएं ताकि फसल की वो हेल्प कर सके। इसलिए हम लोग टर्निंग या फिर टिलिंग और प्लोइंग करते हैं। तो ये जो द लूजनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है। और दिस इज डन बाय प्लो। ये जो प्लो होता है ना, प्लो एक तरीके से हल टाइप का हल होता है, उससे हम इसको करते हैं। अभी डायग्राम दिखाया जाएगा, ये देखिए, ये है प्लो, ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं हम इसमें। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लो से उसको टिलिंग कर दी, उसकी प्लोइंग कर दी। फिर ये किससे होती है, ये वुड या फिर आयरन का बना होता है। अगर सॉइल काफ़ी ज़्यादा वो है, उसमें नमी नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई है, तो हमें उसको पानी भी देना पड़ेगा प्लोइंग से पहले। और प्लोइंग जो है फील्ड में, जब फील्ड में आप प्लोइंग कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी गड्ढे हो सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े मिट्टी के चट्टे से भी हो सकते हैं। और इसलिए हम लोग को ज़रूरी है इन क्रम्स को, इन मिट्टी के चट्टे जो बहुत ही मोटी मोटी मिट्टी होती है, इसको हम क्रम्स बोलते हैं। इन क्रम्स को हमें तोड़ना भी ज़रूरी है ताकि फील्ड जो है ना उसको बिल्कुल लेवल किया जा सके। एकसार होना चाहिए। अगर फील्ड बिल्कुल लेवल्ड है या फिर कह सकते हैं एकसार है, तो उस पर जो है
इरिगेशन अच्छे से हो सकता है और उस पर फसल अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। और इसके लिए कई बार लेवलर का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है ना उसको समतल बनाना, एक जैसा बनाने के लिए लेवलर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसमें अच्छे से फसल उगाई जा सके और इरिगेशन पानी भी दिया जा सके। और फिर हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर्स ऐड करते हैं। ठीक है, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग का प्रोसेस कर रहे थे ना, उससे पहले हम लोग मैन्योर ऐड करते हैं ताकि सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, और प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है मैन्योर की सॉइल के साथ, और द सॉइल इज मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग। और ठीक है, फिर आपने सबसे पहले क्या करा, आपने उसमें मैन्योर मिला दिया। मैन्योर मिलाने के बाद आपने टिलिंग कर दी। ठीक है, टिलिंग के साथ साथ आप लोग लेवलिंग भी करते जाते हैं। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देते हैं, मतलब थोड़ा गीला कर देते हैं, और फिर उसके बाद उस पर आप फसल उगाते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब है क्या क्या इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर करने के लिए। तो सीड को सो करने से पहले ये ज़रूरी है कि सॉइल में जो भी क्लम्प्स जो इकट्ठे हैं, ये सब चीज़ों को निकाल दिया जाए ताकि फसल उसमें अच्छे से उगे। और ये काफ़ी सारे टूल्स की हेल्प से किया जाता है। मिट्टी को सही करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्लो हो, कल्टीवेटर, ये सब क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो प्लो जो है ये एंशिएंट टाइम से, काफ़ी पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है सॉइल को टिल करने के लिए और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए क्रॉप्स में। और वीड्स होती है जो ऐसे, आगे भी हम देखेंगे चैप्टर में, वीड ऐसे पौधे होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट चुरा लेता है। ठीक है, वीड को उखाड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये मिट्टी से बनता है, इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ठीक है, और इस तरीके से जुताई करी जाती है। ये होता है ना, ठीक है, लकड़ी का बनता है और जो इसके नीचे हल टाइप का लगा होता है और बैल इसको आगे ले जा रहे होते हैं और पीछे से मिट्टी को ये ठीक करता हुआ चला जाता है। तो ये होता है प्लो। ठीक है, तो कैमल हॉर्स या बुलक्स ये सब करते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप। देखिए इस तरीके की ट्रायंगल जैसी स्ट्रिप होती है और लंबा सा वुड से बना हुआ होता है। और देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। तो जो शाफ्ट होता है ना, ये ऐसे करके इसके एक साइड में हैंडल होता है। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड इन द बुलक्स नेक। तो ये देखिए, तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बिल्कुल अच्छे से जाना कि प्लो क्या होता है। प्लो बस आपको ये देखिए, ये ऐसे करके है ना, ये देखिए ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, एक यहाँ पे होता है और एक पार्ट जो है भैंसों की या फिर जो भी है ये बैल वगैरह, इनकी गर्दन से जुड़ा हुआ होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लो इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स और वीड्स को रिमूव करने के लिए भी। और ये मिट्टी से नहीं, ये लकड़ी से बना होता है और बुल्स या फिर कैमल्स वगैरह इसको खींचते हैं। ट्रायंगुलर शेप का होता है। मेन पार्ट जो होता है प्लो का, वो लंबा सा ऐसे करके डंडा होता है। लॉग ऑफ वुड का मतलब होता है डंडा, वुड का, लकड़ी का, उसको हम लोग प्लो शाफ्ट कहते हैं। दिस इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। और एक शाफ्ट जो होता है ना, ये प्लो शाफ्ट, इसके ऐसे लंबा करके इसके एक साइड में हैंडल भी होता है। अदर हैंड इज़ अटैच्ड टू द बीम which is placed on the bullock's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमें दिखा रखा है ना यहाँ पे, इसी तरीके से ये होता है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. तो पहले जो लकड़ी के बनाते थे, अब ये लोहे के बनाने लगे हैं। होता है, it is a simple tool which is used for removing weeds. Weeds मतलब वही ख़राब पेड़ जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उस पर खेत में उसको हटाने के लिए हो का इस्तेमाल किया जाता है। और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी एक लंबी सी रॉड होती है, या तो लकड़ी की होती है, आयरन की होती है। स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट बेल्ट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो स्मॉल तो हो आप देख लीजिए, मतलब जो काम प्लो का होता है ना, मेनली वही काम जो है वो हो का भी होता है। और एक लंबी सी रॉड होती है इसमें लगी हुई, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट एक प्लेट जैसी भी लगी होती है। इस फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड में इसके ये फिक्स होती है। ये देखिए इस तरीके से होती है, ऐसी लंबी सी होती है। फिर ये पकड़ने के लिए होती है ग्रिप, फिर ये हैंडल होता है, फिर इससे वो अपना काम वाम करते हैं। वर्क्स लाइक अ ब्लेड इट पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको भी एनिमल जो है वो पुल करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि प्लो और हो जो है वो टिलिंग के काम आते हैं और क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वीड्स को और सॉइल में ये
जो मैन्योर्स वगैरह वो डालने में भी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का क्या मतलब होता है? कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर होता है। नाउ डेज जो प्लोइंग का काम है ना, सारा का सारा वो ट्रैक्टर ड्रिवन हो गया है, ठीक है, जो हम हो और प्लो का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर से हम लोग सब कुछ आसानी से कर लेते हैं। अब होता है सोइंग। पहला पार्ट हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख लिया, आजकल तो सारा का सारा ट्रैक्टर से ही होता है, टिलिंग और सब कुछ। सोइंग का मतलब होता है फसल को बोना। सोइंग सबसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप के प्रोडक्शन का। सोइंग से पहले हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, साफ, हेल्दी, अच्छा सा गुड वैरायटी का सीड हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और फार्मर ऐसे सीड को मतलब प्रेफर करते हैं, चाहते हैं जिसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा हो, जिससे बहुत ज़्यादा फसल उकर के आए। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, हम लोग सीड को कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया क्या ऐसे भी सीड्स होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं? वुड दीज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? क्या कुछ होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, कुछ जो नीचे बैठ जाते हैं, और वो इतने लाइट क्यों होते हैं? डैमेज सीड्स जो हैं वो हल्के होते हैं और वो लाइट होते हैं, ठीक है। जो सीड हवा में उड़ जाते हैं ना वो ख़राब होते हैं, तो क्योंकि जो डैमेज हो रखा होता है ना, जो अंदर से ख़राब हो रखा होता है सीड ना, वही होता है जो कि हवा में उड़ जाता है। वरना जो अच्छा सीड होता है ना, अच्छा सीड कभी भी हवा में नहीं उड़ता है, ठीक है। तो डैमेज सीड्स जो हैं वो हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ जाते हैं और पानी में भी तैर जाते हैं। ये गुड मेथड, अच्छा मेथड होता है सेपरेट करने का हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से, मतलब ख़राब सीड से अच्छे सीड को अलग करने का अच्छा मेथड है। सोइंग करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। टूल्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है फसल को लगाने के लिए। ट्रेडिशनल टूल्स जो हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे थे पुराने ज़माने से, वो है जैसे कि शेप लाइक अ फनल। सोइंग सीड्स फनल जैसा इस तरीके की शेप होती है, ये देखिए, इससे हम लोग सीड्स को सो करते थे पहले ज़माने में, इस तरीके की फनल शेप्ड। फनल, ये जो शेप होती है ना ट्रायंगल इस टाइप की, जैसे इसको फनल बोलते हैं, फनल शेप्ड होती है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। सीड्स को इन फनल में भर दिया जाता है। ये जो फनल थी इसमें सीड को भर दिया, और ऐसी सी डंडी थी, एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और ये पाइप के थ्रू नीचे 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 पहुंच जाता है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और ये जो नीचे की तरफ ना बहुत ही पैने पैने से होते हैं, और ऐसा करके नीचे 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 बहुत, ये क्या करते हैं, सॉइल को नीचे तक खोद देते हैं और आराम से सीड्स उसके अंदर चले जाते हैं। अब आगे है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, ट्रेडिशनल टूल्स देख लिए। ट्रेडिशनल टूल्स के बाद हम लोग क्या आते हैं, सीड ड्रिलर्स। अब तो सीड ड्रिलर्स आने लगे हैं, इस तरीके के सीड ड्रिलर्स का इस्तेमाल करते हैं और आराम से सीड बो देते हैं। सीड ड्रिलर्स, नाउ डेज सीड ड्रिलर्स का इस्तेमाल होता है, इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स के पीछे लगा देते हैं इनको, ये जो है ट्रैक्टर्स के पीछे लगे हुए देखे होंगे आपने कई बार, और ये बस सीड को बोते चले जाते हैं। दिस शोज़ द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ। और ये मतलब यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक तरीके से और बराबर गहराई पे और बराबर एक दूसरे से दूरी पर इसको बो देता है। दिस इंश्योर्स कि सीड जो है ना कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। तो ये इंश्योर कर देता है कि जो सीड है ना, जो हमने बोया है, उसके ऊपर मिट्टी से वो कवर भी हो जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये सीड्स को बर्ड के खाने से भी बचा लेता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो सोइंग अगर हम सीड ड्रिल से करेंगे तो टाइम भी बच जाएगा और लेबर भी, मेहनत भी बच जाएगी। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स, जो हम कहते हैं ना दूर दूर है और पक्की मतलब पूरी गहराई पे और मिट्टी से भी भर दिया है ऊपर से, तो ज़रूरी डिस्टेंस बनाना, मतलब डिस्टेंस एक दूसरे से होना ज़रूरी है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। की मतलब एक ही जगह पर सारे के सारे प्लांट रुक जाएँ तो फिर मर जाएंगे बाकी प्लांट्स, है ना, प्रॉब्लम होगी। दिस अलाउड प्लांट्स टू गेट एनफ सफिशिएंट सनलाइट। मतलब दूर दूर होंगे तो सनलाइट भी प्रॉपर मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे, वाटर भी मिल जाएगा और सॉइल भी मिल जाएगी। एट टाइम्स फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड और प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कुछ प्लांट्स को हमें हटाना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग, एक जगह हो जाएंगे तो सनलाइट के लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सबके लिए एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और फसल अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हमें ऐड करना है, तो देखिए, सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है, हम लोग उसको इसलिए डालते हैं अपने फसल में ताकि उससे उपज अच्छी हो, हमारी फसल अच्छी हो, इसलिए मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। ठीक है, सॉइल जो है सप्लाई कर देती है काफ़ी सारे मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट्स को, मगर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। काफ़ी सारे एरियाज़ में प्लांट्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। मतलब प्लांट्स जो
फार्मर्स जो है, किसान लगातार एक ही फील्ड पर क्रॉप लगातार उगाते जाते हैं और कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ते लैंड को। अब न्यूट्रिएंट्स अगर लैंड को खाली छोड़ देते हैं ना, तो न्यूट्रिएंट्स खुद ब खुद उसमें बनने के आ जाते हैं दोबारा, बट लैंड कभी खाली ही नहीं छोड़ता है, तो उस पर न्यूट्रिएंट्स बनना मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन जो होता है ना क्रॉप्स का, वो सॉइल को पुअर बना देता है न्यूट्रिएंट्स में। इसकी वजह से फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है फील्ड में, ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बने रहें, और इस प्रोसेस को ही हम मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योरिंग का मतलब होता है सॉइल में मैन्योर प्रोवाइड करना। और इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर हम लोग ढंग से मैन्योर नहीं डालेंगे तो जो प्लांट होगा वो वीक हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब नेचुरल होता है, और जो प्लांट सड़ जाते हैं, एनिमल्स का जो काउ डंग वगैरह होता है, वो सब लोग कुछ इसमें डाल दिया जाता है मैन्योर की फॉर्म में। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, मतलब गड्ढों में डाल देते हैं, एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज, मतलब गड्ढों में डाल देते हैं और उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और पहले भी पढ़ चुके हैं। डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो मैटर सड़ा देते हैं, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, है ना, ये सारा का सारा जो है फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सड़ जाता है, तो वो मैन्योर बन जाता है, और वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, एकदम नेचुरल मैन्योर होता है। ठीक है, तो ये तो मूंग दाल किस तरीके से लगा सकते हैं सब बताया गया है। तो फिर वही आगे ये बताते हैं कि फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, जो कि मैन्योर जो है वो तो नेचुरल हो गया। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हम वो खरीद सकते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर से कैसे अलग है? फर्टिलाइजर्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जांपल फर्टिलाइजर्स के आप दे सकते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, शुगर, फॉस्फेट, 2-3 याद कर लीजिए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, यूरिया हो गया, फिर अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK। एक आप NPK याद कर लीजिए और एक यूरिया याद कर लीजिए, 2 फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल हैं। यूज़ जो होता है फर्टिलाइज़र का, वो फार्मर्स को हेल्प करता है ताकि जो क्रॉप्स है वो अच्छी उग करके आ जाए, जैसे कि वीट, पैडी, मेज़, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर पोल्यूशन का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा सोर्स बन चुके हैं। तो इसलिए अगर हम लोग को फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन करनी है ना, तो हम लोगों को फर्टिलाइजर्स की जगह हम लोग को ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, और 2 क्रॉप्स के बीच में या तो हम 1 आध महीने के लिए ऐसे ही ज़मीन को छोड़ दें खाली, उस पर कुछ ना उगाएं, तो उसमें अपने न्यूट्रिएंट्स मिट्टी खुद ले आती है। या फिर हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करें। मिट्टी खुद कैसे ले आती है? देखिए, आप पूरे दिन काम करते रहें, पूरे साल काम करते रहें, आपके में एनर्जी बचेगी। और अगर आप ऐसा करें कि आप लोगों ने 2 महीने काम किया, फिर आपको 1 महीने की छुट्टी मिल गई, तो आप में एनर्जी आ जाएगी, फिर आप 2 महीने अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही लैंड के साथ भी होता है, वो अपनी एनर्जी बटोर लेता है अगर उसे खाली छोड़ दिया जाए। बट अगर उसे खाली छोड़ा ही ना जाए, अगर आपको काम करते रहना करने दे बार बार करते रहे आप काम, तो आपको एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए होंगी, एनर्जी बूस्टर्स चाहिए होंगे। इसी तरीके से फिर ये मैन्योर फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं फील्ड में, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है सॉइल को रिप्लेनिश करने का, अच्छा करने का, वो ये है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की हेल्प से भी हम लोग सॉइल को अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कैसे होता है कि अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाएं। अर्लियर नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी सारी लेगुमिनस सॉइल लेग्यूम्स एज फॉडर इन 1 सीजन। लेग्यूम्स का मतलब है दालें वगैरह काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती थी, और वीट जो है वो अगले सीजन में उगाते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, क्योंकि जो लेग्यूम सॉइल होती हैं, लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, जैसे कि ये मूंग की दाल हो गई, तुअर की दाल, दालें वगैरह, इनमें लेग्यूम्स होते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं। नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सॉइल को, तो इन फसलों से नाइट्रोजन मिल जाता था उन्हें, और आराम से फसल अच्छी हो जाती थी अगली वाली भी। और बट ये जो आजकल ये सब करना बंद कर दिया, लगातार कभी गन्ना उगाते हैं, कभी चावल उगाते हैं, तो कभी गेहूँ उगाते हैं। इस तरीके से अगर वो लोग दालें उगाना शुरू कर दें तो भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा उन्हें अपनी ज़मीन से। पिछले क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। ये जो है रूट्स में प्रेजेंट होते हैं लेगुमिनस प्लांट के। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेगुमिनस प्लांट्स की जड़ों में मौजूद होता है, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। इसका मतलब है जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हेल्प कर देता है कि मतलब हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं, या फिर अब
देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ना, और फिर इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन वगैरह, बाकी सारा ये जो पार्ट है 2-3 पेजेस का है, छोटा सा, ज़्यादा इतना कुछ नहीं बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, प्लेलिस्ट में मैं बाकी प्रोवाइड कर दूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।